कौन सा खींचे एक ही अरे रुक, पहले क्या है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके अंदर फ्री वीज है क्या कि फ्री वीज के क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आएगा करंट अफेयर्स है, जिस तरीके से हम रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, उस हिसाब से एक महीने का करंट अफेयर्स है इस मैगजीन के अंदर पूरा। कौन सी फरवरी का क्या है करंट अफेयर्स है, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एक तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और एक आपकी क्या चल रही है एथिक्स, आप कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हो उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर बाद में एक पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। वो 132 पेज में 3 चीज़ पढ़ेंगे आज, है ना, ओनली फॉर। कौन सी, एक तो एनवायरनमेंट, और एक एथिक्स, और एक कौन सी, एक पॉलिटी, जिसके अंदर पहले बात पॉलिटी के अंदर करेंगे फ्री वीज की बात, मुफ्त सुविधाएं कैसे दें, फिर राज्यों में पंचायत के अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति, इसको पढ़ेंगे। फिर संसद सुर्खियाँ पढ़ेंगे कि इस टाइम के अंदर फरवरी के अंदर क्या क्या चीज़ सुर्खियों के अंदर ही। फिर सरकार का डीरेगुलेशन कमीशन का गठन करेगी, उसके बारे में। मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बारे के अंदर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में संशोधित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल के बारे के अंदर पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। और फिर बाद के अंदर हम पढ़ेंगे पर्यावरण के अंदर भारत में सौर ऊर्जा के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में पढ़ेंगे। फिर एथिक्स के अंदर पढ़ेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसके ऊपर, लोगों के ऊपर। फिर सर्विलांस कैपिटलिज्म की बात करेंगे। फिर भारत में रैगिंग के मामले, रैगिंग क्या होती है, रैगिंग होती है जब स्कूलों के, जब कॉलेजों के अंदर जाते हैं ना, तो जो वहाँ के सीनियर होते हैं और जूनियर्स के साथ जो बदतमीजी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रैगिंग। तो उसके संबंधित ये कहाँ तक उचित है कहाँ तक नहीं है, ज़्यादा कल नीट के अंदर ये चीज़ें क्या चलती हैं, ज़्यादा चलती हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब आ जाओ राज्य व्यवस्था एवं शासन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर पहला टॉपिक क्या है, फ्री वीज। क्या है, फ्री वीज, मुफ्त की सुविधाएं। अगर हमको अभी क्या मिल रहा है, पीएम सम्मान निधि के द्वारा कितने मिले, 6,000 रुपये, क्या है, मुफ्त के अंदर रुपये मिल रहे हैं। इस प्रकार से दिल्ली के अंदर जब किसकी, अरविंद केजरीवाल सरकार की थी, तो वहाँ पे बिजली का बिल नहीं भरना पड़ रहा था। और ये सारी चीज़ें क्या है, मुफ्त की चीज़ें। अब इन मुफ्त की चीज़ों का हमारे ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे संबंधित क्या है, ये पूरा वो है। सुर्खियों में क्यों है ये, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रश्न उठाया कि मुफ्त सुविधाएं फ्री वीज गरीब बच्चों में परिजीवी मानसिकताओं को बढ़ावा दे रही है और इनमें काम करने की इच्छा को हतोत्साहित कर रही है। परिजीवी क्या होती है, परजीवी परजीवी नहीं, परजीवी। Recently, Supreme Court questioned whether freebies are for fostering the parasitic lifestyle among the poor and discouraging them will defend the work. क्या कर रही है अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या उठाया कि जो मुफ्त की सुविधाएं हैं वो गरीबों में परजीवी की मानसिकता को क्या दे रही है, बढ़ा क्या दे रही है। अब ये बताना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट है कि अगर हम फ्री की चीज़ें क्या बांटते जाएंगे तो लोग क्या होंगे, दूसरों के ऊपर क्या होते जा रहे हैं, निर्भर होते हैं, खुद के आधार पर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कि खुद के आधार पर जीवन जीने का हम अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से चीज़ों को बोल, कोई दूसरों पे, कोई दूसरा में खाना खिलाएगा तो खा लें, या नहीं खिलाएगा तो ये अच्छी लगता है कैसे हैं, कोई दूसरा बर्गर खिला दिया तो खा लिया, तो दूसरा और बात ऐसे नहीं है, क्या करो बर्गर के पैसे दो ऐसे फ्री बीज के अंदर खाने का क्या करो, ऐसे फ्री बीज जो बांटती है सरकार। अब क्यों बांटती है सरकार ये सारी, कि मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, जीतने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर देते हैं कि हम सत्ता में आते हैं 8,000 क्या कर देंगे, खटाखट क्या कर देंगे तुम्हारे बैंक के अंदर भेज देंगे। अब फिर बाद के अंदर जीत गए ना, तो वो 8,000 दे रहे, फिर अगर दे भी रहे हैं तो वो राज्य को क्या नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं इंक्लूड। मुफ्त सुविधाएं, फ्री वीज का अर्थ क्या है, फ्री वीज कोई सटीक परिभाषा नहीं है किसकी, फ्री वीज की, यानी मुफ्त सुविधा, वस्तु, उपहार आदि। कोई मुफ्त सुविधा जिसके अंदर कोई चले गए, कोई वस्तु हो गई, कोई उपहार दे दिया हमें, कोई क्या कर दिया, गाड़ी गिफ्ट कर दिया फ्री के अंदर ही। फिर हमने क्या किया, अगर वो पॉलिटिशियन है तो उसने गाड़ी गिफ्ट किया, हमने उसको वोट कर दिया। तो ये क्या हमारी ये चीज़ आमतौर पर अल्पकालिक लाभ प्रदान करते। फ्री वीज कैसे, मतलब कोई भी आदमी को फ्री वीज के अंदर ऐसे मिल सकता है कि लॉन्ग टाइम के लिए तुमने कोई उपहार दिया, थोड़े दिन बाद में बीत गया, क्या है, अल्पकालिक है। क्या है, अल्पकालिक लाभ।
जैसे मुफ्त का ये मिल गया, लैपटॉप मिल गया, टीवी मिल गई, सरकारी स्कूल से साइकिल मिल गई। क्या मिल गई? साइकिल। बिजली और पानी आदि के क्या बिल। इन्हें अक्सर चुनावी प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, तो इनकी क्या बढ़ा दी जाती है, संख्या बढ़ा दी जाती है कि इतने साइकिल देंगे, इतनी क्या देंगे, स्कूटीज देंगे, और क्या देंगे, पैसे देंगे, 6,000, 8,000, 10,000, हम जीत गए तो 12,000 डालेंगे सीधे ही महीने के। इस हिसाब से क्या किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, कौन सा, आरबीआई ने फ्री बीज की क्या की परिभाषा की थी। ये ऐसी सार्वजनिक कल्याणकारी सेवाएं होती हैं जिनके लिए नागरिकों को कोई शुल्क नहीं देना होता है। फ्री बीज क्या है, ऐसी कल्याणकारी सेवाएं जिनके लिए नागरिकों को कोई क्या नहीं देना पड़े, कोई शुल्क नहीं देने पड़े, पैसा नहीं देने पड़े, वो क्या कहते हैं, फ्री बीज। अब मैं पूछूं फ्री बीज क्या है, बता। आरबीआई के अनुसार जिनका मतलब सर जनता को शुल्क नहीं देना पड़े, जनता को फ्री के अंदर प्रोवाइड हो। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं है क्या चीज़ें जो उनके लिए जनता को क्या नहीं देना पड़े, शुल्क नहीं देना पड़े, वो क्या है, फ्री बीज। फ्री बीज अगर वैसे बोले एक शब्द के अंदर तो मुफ्त की चीज़ें, ये क्या है, फ्री बीज। आमतौर पर राजनीतिक दल चुनाव के दौरान ऐसी सेवाओं का वादा करते हैं। इस प्रकार ये भारत की राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन गई है। क्या बन गई, फ्री बीज। अब भारतीय राजनीति के अंदर एंटर कर गए। अगर कोई आदमी फ्री बीज की बात नहीं करेगा तो वो वोट जीत ही नहीं पाएगा, वोट ले ही नहीं पाएगा। तो ये क्या भारतीय राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। लोक कल्याणकारी बनाम मुक्त सुविधाएं, डीपीएसपी है हमारे आर्टिकल 40, मतलब डीपीएसपी है कितने 36 से लेके 51 तक है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के लिए क्या किया गया, यहाँ पे प्रोविजंस किए गए। वो और मुक्त की सुविधाएं कहाँ तक क्या करती हैं, चलती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इन चीज़ों के बारे में बताया गया। लोक कल्याण क्या है, लोगों, ये संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को में निहित है। कहाँ पे, डीपीएसपी के अंदर निहित है क्या, लोक कल्याण कर। इसमें लोगों को खाद्य सुरक्षा जैसे पीडीएस, नौकरियां जैसे मनरेगा और शिक्षा स्वास्थ्य सहायता जैसी जरूरी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयास शामिल है। इसमें मानव पूंजी का क्या होता है, निर्माण होता है। फ्री बीज के अंदर अब क्या होता है, लोक कल्याण के अंदर अगर कोई फ्री बीज दे, मानव के क्या दिए जाए, अब क्या है, रोजगार नहीं है तो उनको क्या दो, मनरेगा के माध्यम से क्या दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। सरकारी नौकरियों के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य सहायता जैसी जो मतलब अब स्वास्थ्य के अंदर और शिक्षा के अंदर क्या दे रहे हैं, फ्री के अंदर क्या दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, स्वास्थ्य। ये चीज़ तो क्या है, सही है, किसके लिए, राज्य के लिए, नागरिकों के लिए इतने। और मुक्ति सुविधा है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अल्पकालिक मुक्त वादों में स्थिरता का क्या होता है, अभाव होता है। मुक्त का बिजली पानी का ऋण या माफी जैसी योजना बाजारों में क्या करती हैं, विकृत करती हैं। क्या करती हैं, विकृत। इनसे क्या होता है, बाजार विकृत हो रहे हैं, उनके डायमेंशन अलग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लगातार तुम मुफ्त की चीज़ें जाओगे तो लोग क्या करने, मतलब अपनी मेहनत करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे कम करेंगे तो फिर बाद के अंदर क्या होगा, राज्य को नुकसान होगा इन चीज़ों का। ऋण चुकाने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो गई, लोग इस पे निर्भर हो जाएंगे, सरकार क्या कर देगी, लोन बंद माफ़ कर देगी, तो क्या हो गया, लोन को चुकाएंगे नहीं, ऋण को क्या नहीं चुकाएंगे नहीं, और क्या बाढ़ क्या देखेंगे, चुकाएंगे नहीं तो कमाएंगे नहीं तो जीडीपी कम होगी। क्या करेंगे, ऐसे देखते हैं, सोचते रहेंगे कि हाँ सरकार कर देगी क्या कर देगी, इसके लिए बाद के अंदर क्या हो जाएंगे, कामचोर हो जाएंगे और लोगों को काम करने के प्रति उदासीन बना सकती है। अब जब चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो तुम्हें लोगों को काम करने की क्या ही आवश्यकता है। लोक कल्याण के विभिन्न दृष्टिकोण कौन से हैं, दान आधारित दृष्टिकोण, आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण, अधिकार आधारित दृष्टिकोण। दान आधारित दृष्टिकोण, कोई दान के आधार पर दे दी, कोई चीज़ दान कर दी। एक आवश्यकता, किसी व्यक्ति को आवश्यकता है उसके आधार पर क्या किया गया, चीज़ें दी गई। एक किसी व्यक्ति का अधिकार था उसके आधार पर क्या दिया गया, चीज़ें दी गई। तो इसके अंदर इसमें इनपुट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, न कि परिणाम पर। दान के अंदर क्या देने पर ध्यान किया जाता है, इसका परिणाम, इसके अंदर वो किसके अंदर यूज ले रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी चीज़ दान दे दी। और आवश्यकता के आधार पर इसके तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनपुट को परिणाम दोनों पर ध्यान दिया जाता है कि आवश्यकता क्या है उसका, और उससे बाद में दी तो उसका परिणाम क्या है, दोनों के ऊपर। दान दे दिया तो परिणाम से कोई मतलब नहीं है, क्या इनपुट होना चाहिए, क्या दे देंगे मैं तो क्या करूँगा, दान दे रहा हूँ, अब वो कहाँ पे लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आवश्यकता के आधार पर इनपुट और परिणाम दोनों पर क्या किया दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण, अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर क्या किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अंदर भी कि प्रक्रिया प्रोसेस क्या होगी ध्यान देने के लिए, और फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया।
फिर लोक दान आदि गरीबों के प्रति संपन्न वर्गों की नैतिक जिम्मेदारी की पहचान कराता है। दान देना कि कोई गरीब आदमी है और एक संपन्न व्यक्ति है, उसकी एथिकल क्या है, ड्यूटी है, एथिकल ड्यूटी है, वो क्या करे, लोगों को, अगर वो संपन्न है तो गरीबों को क्या करे, दान करें। लेकिन आवश्यकता को वेद दावों के रूप में मान्यता दी जाती है कि इसको क्या है, आवश्यकता है, उसके आधार पर क्या दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं। फिर अधिकारों को ऐसे दावों के रूप में देखा जाता है जिनकी पूर्ति कानूनी और नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों को करनी चाहिए। किसको ऐसे दावों रूप में देखा जिनकी पूर्ति कानूनी और नैतिक रूप से, ये क्या है, अधिकार है, और अधिकार क्या है, कानूनी और नैतिक रूप से दोनों के लिए क्या है, डिमांडेबल हो। व्यक्ति को, और फिर क्या है, दान के अंदर व्यक्ति को पीड़ित के रूप में देखा जाता है। अगर कोई भी गरीब तो दान करते हैं तो क्या देखते हैं, ये तो पीड़ित है, क्या है, पीड़ित है, उसके आधार पर उसकी नज़र देखते हैं। लेकिन क्या करेंगे, आवश्यकता के आधार पर करेंगे तो व्यक्तियों को विकास संबंधी हस्तक्षेप के लिए क्या किया जाएगा, साधन माना जाएगा। अगर वह आवश्यकता के अनुसार दे रहे हैं तो क्या होगा, विकास होगा। और ऐसे दान दे रहे हैं तो उसके मतलब पीढ़ी समझ के दे दिया, गरीबों के प्रति क्या है, ये तो गरीब है, मैं क्या हूँ, संपन्न हूँ तो दान दे देता हूँ, और इनके क्या है, कुछ भी दे दो, मेरे पास पैसा है तो मैं देता हूँ, ये सोच के क्या देते हैं, गरीबों को। यह समस्याओं की अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा दान वाला, कौन सी समस्याओं की आवाज़ के ऊपर क्या करता है कि ये चीज़ें हैं तो इसके ऊपर केंद्रित करता है अपना ध्यान, फोकस। फिर व्यक्तियों और समूह में अपने अधिकारों का दावा करने का अधिकार दिया जाता है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण के राइट टू वाला है ना, उसके अंदर क्या किया जाता है, व्यक्तियों को, समूह को अपने अधिकारों का दावा करने के, कोई भी चीज़ उनको फ्री बेच दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे, क्या है, उनका क्या राइट है, वो उनके ऊपर क्या करते हैं, दावा। जैसे मूलाधिकारों का हनन होता है, तुम क्या कर सकते हो, दावा कर सकते हो, वो क्या है, तुम्हारा राइट है। तो इसके अंदर भी क्या है, राइट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो क्या होता है, पहले के अंदर अगर दान आधारित कोई चीज़ें देख रहे हैं तो किसी अनुदान दे रहा हूँ, उसके अंदर कोई चीज़ वो तो इनपुट कर रहा है, परिणाम पर कोई नज़र नहीं है। क्या मैं पैसे वाला हूँ तो मैं गरीब को क्या देता हूँ, दान दे देता हूँ, ये क्या है, पीड़ित है इसलिए दान देता हूँ, ये सोच के इस मानसिकता के साथ क्या देते हैं, दान देते हैं, फ्री बीज देते हैं। अगर आवश्यकता आधारित हो तो पहले उसकी आवश्यकताओं की पहचान की जाती है कि इसको किस चीज़ के अंदर ज़रूरत है, फिर उसके आधार पर क्या दे दी जाती है, उसको चीज़ दी जाती है। फिर बाद के अंदर उस चीज़ की आवश्यकता थी, उसका परिणाम भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, तो विकास के अंदर क्या होगी, सहयोग होगी। अगर किसी व्यक्ति का राइट है तो फिर तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो कानूनी रूप से किस प्रकार से उसका राइट है तो उसको क्या देना होगा, देना ही होगा। संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 41 आदि राज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या हो, जन का कल्याण हो, उसके लिए क्या करो, क्या करो, दान दो। अरे मतलब संविधान के अंदर लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 38, 39 और 41 के अंदर ये चीज़ें लिखी। पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। डीपीएसपी के अंदर सीधा मेंशन किया हुआ है, अगर वह राज्य की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो क्या दे, रोजगार देने में सक्षम हो, तो बाद के अंदर वो महिलाओं पुरुषों को आजीविका मतलब जीवन जीने के लिए रोजगार क्या करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी होगी, राज्य की जिम्मेदारी होगी। ये चीज़ कहाँ पे मेंशन है, डीपीएसपी में, जो हम कल से पढ़ेंगे इसके अंदर डीपीएसपी के अंदर। धन के असमान वितरण को रोकना, आर्टिकल 39 में सीधी सी बात मेंशन कर रखी है कि महिलाओं और पुरुषों को असमान वितरण नहीं देना चाहिए, कि पुरुषों को ज़्यादा दे रहे हो, महिलाओं को कम दे रहे हो, ऐसे ऐसे क्या होगा, आपको रोकना होगा, दोनों को क्या होगा, समान देना। कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करना आदि, ये भी सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन है, डीपीएसपी में 38, 39 और 41 के अंदर ये सारी चीज़ें क्या है, मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य 2013 बाद में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात में निर्णय दिया है कि पात्र लाभार्थियों को रंगीन टीवी, लैपटॉप जैसी नागरिक सुविधाओं का वितरण डीपीएसपी के तहत किया जा सकता है और इस पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। पात्र यानी कोई व्यक्ति क्या है, योग्य है, उसको लाभार्थी को क्या दी जा सकती है, रंगीन टीवी दी जा सकती है, लैपटॉप जैसी क्या दी जा सकती है, सुविधाएं दी जा सकती है। किसको, जो कोई व्यक्ति योग्य है उसको दी जा सकती है। और ये न्यायालय द्वारा, उसमें न्यायालय क्या इसके अंदर क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, कि न्यायालय ऐसा नहीं करेगा कि क्यों इसको लैपटॉप रही है, क्यों दे रहे हो, क्यों व्यक्ति पात्र है तो उसको क्या बढ़ावा देने के लिए क्या दिया जा सकता है, ये चीज़ें दी जा सकती हैं। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ विचाराधीन वाद, सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार के दौरान मुक्त सुविधा देने पर इनके जुड़े वादों को
करने की परंपरा को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। चुनाव मतलब क्या करें, अब चुनाव आयोग के अंदर क्या कहते हैं, चुनाव चलते रहते हैं, तब लोग फ्री बीज की बात करते हैं, मुफ्त की चीज़ों की बात करते हैं ना, उसकी चीज़ों को चुनौती देने के लिए एक केस किया है। उसका नाम क्या है, अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ। अभी विचाराधीन है, अभी इसके ऊपर क्या चल रही है, मतलब कमेटी बैठी हुई है और बाद के अंदर उसका क्या आएगा, डिसीजन आएगा, न्यायालय की पीठ बैठी हुई है फिर बाद के अंदर। और चुनाव आयोग की भूमिका, चुनाव आयोग ने चुनावी विवादों में पारदर्शिता लाने की मांग की है और राजनीतिक दलों से ये स्पष्ट करने को कहा है कि इन मुक्त की सुविधाओं को वित्तीय संसाधनों से कहाँ से जुटाते हैं। क्या है, चुनाव आयोग ने क्या है कि इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, किसके अंदर, इलेक्शंस के अंदर क्या लेके आओ, पारदर्शिता। तुम मुफ्त की चीज़ें दे दे के लोगों को क्या डाल रहे हो, झांसे में डाल रहे हो, फिर बाद के अंदर क्या ले लेते हो, वोट। ऐसा नहीं होना, इनके अंदर क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तुम पैसे कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से बांटोगे, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित तरीके से क्या होनी चाहिए, उजागर होनी चाहिए। अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं किसके ऊपर, फ्रीबीज के लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर। अब सकारात्मक प्रभाव तो क्या है, बुनियादी जरूरतों की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, जैसे भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, आवास, शिक्षा आदि का प्रावधान गरीबों में पड़ने वाले आर्थिक बोझ को क्या करता है, कम करता है। फिर सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को कम करते हैं। सामाजिक और लैंगिक असमानता को कम कैसे करते हैं कि समाज के अंदर किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो उसको क्या कहते हैं, पैसा दे के क्या करें, लैंगिक समानता का कार्य करें। समावेशन और सामाजिक गतिशीलता को क्या दे रहे हैं, बढ़ाओ। सामाजिक और सामाजिक गतिशीलता क्या, पैसे देंगे, अगर सबके पास होंगे तो इकोनॉमी क्या है, गति करेगी, तो गतिशीलता क्या दे रहे हैं, बढ़ाओ। अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगी, गतिशीलता रुक जाएगी। फिर राजनीतिक भागीदारी, मुक्त सुविधाओं के द्वारा असंतुष्ट मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है, चुनावी भागीदारी बढ़ा सकती है और अधिक प्रतिनिधि लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकती है। कि राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकती है। किसी व्यक्ति को क्या है, असंतुष्ट था वो वोट देने में, लेकिन उसको फ्री की चीज़ मिली, फिर वो बाद में क्या हुआ, वोट देने के लिए क्या, हाँ यार मेरे को ये चीज़ मिली तो मैं क्या दूंगा, वोट दूंगा। तो वो क्या है, लोकतंत्र के अंदर भी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है। एक कौन से इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है किसके ऊपर, फ्रीबीज के पॉजिटिव। फिर बाजार की विफलता में कमी, फ्रीबीज आर्थिक सुधारों को नकारात्मक प्रभाव जैसे कम रोजगार, अंतर पीढ़ीगत मोबिलिटी को कमी करने में क्या करती है, सहायता करती है। क्या करती है, सहायता। कोई भी फ्रीबीज चीज़ें हैं वो क्या करेंगी, सहायता करेंगी, किसके लिए, यदि बाजार के अंदर किसी के पास क्या पैसे कम है तो वो भी क्या करेगा, मोबिलिटी कर सकेगा, वहाँ पे कर सकते हो। बाजार की क्या करें, विफलता को कम कर। ऐसे बाजार कम चल रहा है उसके अंदर फिर बाद के अंदर फ्री की चीज़ें आप दे दो तो पैसा हुआ, पैसों से क्या करेंगे, लोग चीज़ें खरीदेंगे, लोग चीज़ें खरीदेंगे तो मार्केट के अंदर क्या जाएगा, पैसा जाएगा। जैसे मार्केट में पैसा जाएगा तो मार्केट क्या होगा, रन होगा, रन होगा तो क्या होगा, चलेगा, अच्छे तरीके चलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा, मार्केट के ऊपर। और क्या क्या करता है, एक तो राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है, बाजार की विफलता को कम करता है, समावेशन और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है, सामाजिक लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बुनियादी ज़रूरतों को क्या करता है, पूरी करता है। कौन, फ्रीबीज। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, किसके, फ्रीबीज के, क्या, मुफ्त की चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, वित्तीय बोझ। इससे क्या बढ़ता है, सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ। फ्री की चीज़ें देगी तो सरकार के ऊपर क्या बढ़ेगा, वित्तीय कोष कम होगा, जिससे क्या होगा, वित्तीय बोझ बढ़ेगा, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, कर्जा हो जाएगा। इससे सरकारी बजट पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, राजकोषीय गांठे में क्या होती है, वृद्धि होती है तथा अवसंरचना विकास में रोजगार सृजन खर्च में कमी आती है। जो रोजगार में पैसे खर्च करने थे, जो विकास के अंदर क्या करने थे, पैसे खर्च करने थे, वो तो किस में दे दिए, फ्री के अंदर बांटने के अंदर। अब रोजगार हो सकता है क्या, फ्री की जो विकास हो सकता है क्या, पैसे थे वो तो दे दिए लोगों को बांटने के अंदर, फ्री के अंदर। तो ये क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है किसके ऊपर, राज्य के ऊपर। कौन सा, वित्तीय बोझ। फिर निर्भरता की संस्कृति। अब तुम फ्री के अंदर चीज़ें जाओ, लोग एक दूसरे के ऊपर क्या होते जाएंगे, निर्भर होते जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है किसके, इस उपलक्ष्य के अंदर, कि लोगों को आजीविका के साधन खुद को ढूंढने चाहिए, ना कि हमें कोई दूसरा कि वो अगर रोटी दे दिया तो खा ली, वो नहीं दिया तो नहीं खाए। ऐसी स्थिति नहीं होनी। सभी को क्या है, जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जियो, कमाओ और खाओ। सतत विकास और अंतर पीढ़ीगत समानता पर प्रभाव। उदाहरण के लिए मुक्त बिजली व पानी में भूजल स्तर में कमी आ सकती है, इसमें संसाधनों की बर्बादी हो सकती है और भविष्य की पीढ़ियों को बोझ बढ़ा सकती है। क्यों बढ़ा सकती है, अब तुम क्या है, बिजली का बिल तो आ नहीं रहा, मोटर बंद करने चाहते हो तुम, फिर भी नहीं करोगी, नहीं करेंगे कि बिजली का बिल तो आ ही नहीं रहा, जितनी देर चलो उतनी देर चल जाओ। लेकिन अब हम एसी को बार बार बंद क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमें क्या है, बिजली का बिल भरना पड़ता है। अगर हमें बिजली का बिल नहीं भरना पड़े तो रात दिन क्या है, दुर्राटे घटाते किसके, एसी के।
उसको चलते ही रहने दे। लेकिन हमारे को कौन सा डर सताता है कि बिल आ जाएगा। अगर यहाँ पे बिल का भुगतान करना हो तो हम मोटर को फालतू रूप में नहीं चलाएंगे, जल के रिसोर्सों का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। समझ में आया? फिर मुक्त सुविधाओं की राजनीति। अब क्या है इनकी राजनीति के अंदर, एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, मैं ऐसा दे दूंगा, कोई 10,000 बोल रहे, कोई 12,000 के लिए। ये क्या है, मुफ्त की क्या है, फ्रीबीज की क्या पॉलिटिक्स है। अच्छी बात है कि फ्री की चीज़ों के अंदर तुम क्या प्रलोभन से क्या वोट जीत रहे हो। अरे तुम मुद्दों से वोट जीतो, विकास से वो क्या जीतो, वोट जीतो, लोगों के मन जीतो। ऐसे नहीं कि मैं 10,000 दे रहा तो कोई फ्री के अंदर 12,000 दे दूंगा, ऐसे अच्छा लगता है कैसे। तो इनका इस्तेमाल सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के बजाय वोट हासिल करने के लिए, लोग लुभाने के लिए किया जाता है। बाजार को कमज़ोर करना। अब क्या है, बाजार के अंदर बस ओनली क्या है, पैसे आ रहे फ्री के, और क्या आ रहे उनसे खरीद रहे हैं। इनसे क्या होगा, जैसे पैसे आए फिर बाद में बाजार के अंदर चले गए, फिर वापस तुम तो कंगाल हो गए। ऐसे क्या होगा, बाजार बढ़ेगा, तुम्हें एक बार खरीद लिए, लेकिन अब तुम कमाते, फिर तुम्हारे पास पैसे आते, फिर बाद में तुमने वो किया, फिर बाद में और कमा रहे हो, और पैसे आएंगे, और खर्च करोगे, लगातार तक क्या करोगे, खर्च करोगे। लेकिन तुम्हारे पास एक बार पैसे आए, तुमने खर्च करके निपटा दिया उनका काम। तो क्या है, बाजार को क्या करता है, कमज़ोर करता है। समझ में आए फ्रीबीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं है, क्या नाम है। हाँ, प्रोडक्शन तो उत्पादन तो हुआ ही। कई विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही के वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं और मुक्त सुविधाओं को सम्मान मान लिया गया, जिससे दोनों के बीच में वास्तविक अंतर धुंधला हो गया। इसको क्या मान लिया, सम्मान। ये तो क्या है, सम्मान है, फ्री की चीज़ें नहीं है। क्या है, फ्री की चीज़ नहीं है, सम्मान है। अब फ्री की चीज़ ऐसे बोले ना, मैं तो मुफ्त की चीज़ ले रहा हूँ, तो क्या आता है, थोड़ा बुरा लगता है। इसको क्या बोल दूँ, सम्मान है, ले लो। अच्छा लगता है कैसे, नहीं। नाम चेंज करने से क्या होगा, तुम्हारी क्या उत्पादनता तो तुम्हारी कम हो रही है, तुम्हारे रोजगार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बाजार के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, अंतर्निर्भरता क्या हो रही है, बढ़ रही है, लोकतंत्र के अंदर जो राज्य का क्या हो रहा है, वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। ये क्या रहे, सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं किसी से, फ्रीबीज से, क्या है, मुफ्त की चीज़ों से। अब इसके अंदर नीतिगत सुधार क्या होना चाहिए। मुक्त सुविधाओं को परिपाटी को निपटने के लिए किए गए सकने वाले आवश्यक उपाय क्या हो सकते हैं, वो देखो। नीतिगत सुधार, वित्तीय अनुशासन और ऋण प्रबंधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वित्तीय अनुशासन और ऋण प्रबंधन होता है। राजकोषीय अनुशासन एवं सार्वजनिक ऋण को संधारणीय बनाए रखने हेतु ऐसी सतत कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए जो एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः समाप्त हो जाए। कि जब तक ऐसी क्या हो पॉलिसी बनाओ जिसके अंदर जब तक जरूरत हो तब तक फ्री बीज दो, लेकिन बाद के अंदर जैसे आवश्यक क्या हो जाती है, जरूरत खत्म, आपकी पॉलिसी भी खत्म। वो क्या करे, आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट उजागर नहीं करे, फिर बाद के अंदर क्या करे, आपको अच्छी। फिर लीकेज और भ्रष्टाचार को रोकना। भ्रष्टाचार को क्या करो, रोको। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सब्सिडी और कल्याणकारी योजना लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से पहुंच पा रही है। नहीं, भ्रष्टाचार करते हैं, कोई चीज़ क्या चलाए, फ्री बीज के लिए स्कीम चलाए, लेकिन वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही। तो ऐसे क्या करो, भ्रष्टाचार को क्या करो, मुक्त करो। बीमा के कवरेज का क्या करो, विस्तार करो। बीमा के अंदर विस्तार करने से क्या होगा, ये कोविड-19 जैसे आपात स्थिति के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का बीमा होगा, अगर वो बीमार हो जाएगा तो बाद में पैसे उसको पे नहीं करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, बीमा का ही बनना पड़ेगा, और क्या करेगी। तो ऐसी क्या होनी चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे क्या हो, भ्रष्टाचार को कम हो। राजनीतिक सहमति बनाना, केंद्र और राज्य को मिलकर मुफ्त सुविधाओं को नाम पर कल्याणकारी योजनाओं को दुरुपयोग करने से क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, दोनों को, केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर काम करे कि यार ये मुफ्त की चीज़ें नहीं देंगे, इससे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ते हैं। तो दोनों का क्या हो, सहयोग करें। फिर इसके अंदर चुनाव आयोग की भूमिका क्या हो सकती है इसके अंदर, यह चुनाव घोषणा पत्रों में विनियमित करने को पारदर्शिता और जवाबदेही से क्या कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है। क्या कर सकता है, सुनिश्चित। चुनाव आयोग की भूमिका, रोल ऑफ जरूरत है इसको, अरे नहीं वो जाग तो वो पढ़ ही रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तुम्हें, आ रहा है। अब आ रहा थप्पड़ मारो खींच की, सही में सीधी नहीं यार, इतना सही कर। इसमें क्या था, बस समझ में आती करंट तुम क्यों बना रही हो, पटले बना रही हो। अरे तुम फोन हाथ में लेना, समझवा हो गई एकदम से। अब अच्छा मैं देख कर याद नहीं जाना काय बोल मेरे तारी से दिख नहीं यार इतना। बढ़िया। फिर चुनाव आयोग की क्या भूमिका, कहाँ तक आ गए यहाँ पे बता दिए।
चुनाव घोषणा पत्रों में भी नियमित करके पारदर्शिता और जवाबदेही क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। पारदर्शिता कैसे लेके आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास चुनाव के अंदर कोई भी क्या करें, चुनाव करवा रहे हैं, फिर बाद के अंदर पार्टीज के बाद इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कहाँ पे क्या खर्च कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरपंचों के चुनाव है उसके अंदर क्या बांट दिए, एक एक पावा बांट दिए और सारे क्या ले लिए, वोट ले लिए, किसने ले लिए वहाँ पे। ये क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए किसके अंदर, चुनावों के अंदर। अगर कहीं पे चुनाव हो रहे हैं तो ऐसी चीज़ें, अब पावा बांटना भी क्या है, मुफ्त की चीज़ है, जैसे बांटेंगे लोग क्या करेंगे, आकर्षित होंगे, क्या करेंगे, वोट दे देंगे। ऐसे फिर बाद के अंदर पारदर्शिता क्या है, चुनावों के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा कैंडिडेट था वो पावा नहीं बांट सकता था, तो फिर उसके अधिकारों का तो क्या हुआ है, हनन हुआ है। तो ये सही बात है क्या, तो ऐसे के अंदर क्या करो, पारदर्शिता क्या करो, ट्रांसपेरेंसी क्या करो, सुनिश्चित करो। मुक्त सुविधाएं वास्तव में मुक्त नहीं होती, इसलिए प्रतिस्पर्धी लोक लुभावनीवाद को रोकने के लिए राजनीतिक दलों को इन योजनाओं में वित्त पोषण और दीर्घकालिक परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। अगर मुक्त की चीज़ें ना उनके क्या करें, प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं, क्या करें, अगर कोई 10 रुपये देने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा 12 रुपये देने की कोशिश कर रहा है। किसको, अगर कोई पार्टी के अंदर एक पार्टी वाला बोल दे कि मैं 10 रुपये दूंगा, मैं जैसे ही जीत गया 10 रुपये दूंगा, लेकिन बात दूसरा आता है कि मैं जीत गया तो कितने दूंगा, 12 रुपये दूंगा। अरे तुम ऐसे मत बताओ कि तुम्हारी ये 10 या 12 रुपये देने से इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये बताओ लोगों को, जनता को क्या करो, आत्मनिर्भर बनाओ, ना कि परजीवी बनाओ, किसी दूसरे के ऊपर क्या मत बनाओ, आश्रित मत करो, खुद के ऊपर क्या करो, निर्भर करो। ये क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है किसी भी व्यक्ति का। तुम अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या नहीं कर सकते, दूसरे का क्या नहीं कर सकते, हाँ। फिर कौशल विकास और आत्मनिर्भर, कौशल विकास व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लोगों की मुक्त सुविधाओं पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। कौशल विकास क्या करो, उनके अंदर कौशल विकास दो उनको, कि क्या होता है, व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए लोगों को क्या दिया जाए, लोगों को क्या किया जाए, व्यक्तिगत सशक्तिकरण। एक एक व्यक्ति को क्या करो, सशक्त करो, ना कि उन्हें फ्री की चीज़ें दो। क्या दो, फ्री की चीज़ें के बजाय क्या करो, उनको सशक्त करो, क्या करो, निर्भर बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। फिर मतदाता को क्या बनाओ, जागरूक बनाओ कि फ्री की चीज़ों के चक्र के अंदर वोट मत दे, फ्री की चीज़ के अंदर कुछ नहीं होने वाला। जो ऐसी जगह वोट दे जो क्या हो, तेरे गांव का, तेरा और सबका क्या हो, विकास हो। ये क्या होगा, अगर फ्री की चीज़ ले लेगा वो क्या है, अल्पकालिक है, लाभ है, क्या है, अल्पकालिक लाभ है, कुछ समय के लिए लाभ है। लेकिन तू अगर विकास पर वोट देगा तो लंबे समय के लिए क्या देगा, तेरे को वोट देगा, मतलब लंबे समय के लिए क्या करेगा, तेरा फायदा करेगा, लाभ पहुंचाएगा। फिर एक न्यायिक निगरानी और हस्तक्षेप। न्यायिक निगरानी क्या करनी, न्यायिक निगरानी। नीति आयोग, आरबीआई, वित्त आयोग ने विशेषज्ञ एक समिति बनाई है जो मुक्त सुविधाओं का प्रभाव का आकलन करें। अगर कोई भी चीज़ मुफ्त की चीज़ें दे रहे हैं तो वो लोगों पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनके सबके लिए एक क्या बनाओ, कमेटी बनाओ, और ये सारी चीज़ों के क्या करेगी, मेजरमेंट करेगी, क्या करेगी, मापन करेगी, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं इनके जो। फिर बाद के अंदर वैश्विक उदाहरणों से सीखना। अब जो क्या है, विश्व के अंदर जो उदाहरण है उनसे सीखो कि श्रीलंका के अंदर 2019 में चुनाव के बाद तय की गई कर कटौती से राजस्व को क्या हुआ, भारी नुकसान हुआ, जिससे आर्थिक संकट क्या हो गया, उत्पन्न हो गया था। 2019 के अंदर श्रीलंका की ऐसी हालत हो गई थी, उनको खाने के लिए दाने नहीं बचे थे, इसके कारण कि लोग क्या कहते, फ्रीबीज की चीज़ें बांट रहे थे। तो उनसे सीखो, उनको चीज़ों एक ही 2019 के अंदर जैसे श्रीलंका की क्या हालत हुई थी, अगर ऐसा है तुम क्या करोगे, फ्रीबीज देते रहोगे तो फिर भारत की भी क्या हालत होगी। वैश्विक उदाहरणों को सिर्फ देखो मत, उनसे क्या करो, सीखो, अपनी हिस्ट्री से सीखो कि चीज़ें 1991 के बाद के अंदर अपने जो क्या क्या आर्थिक, ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये चीज़ें हुई, अपने क्या पैसों वित्तीय संकट आने वाला था, लेकिन हमने बाद में कैसे उससे ऊपर निकले, उसको हिस्ट्री समझ के भूलो मत, क्या करो, उससे सीखो कि क्या क्या चीज़ें अपने को अपनाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति कब थी श्रीलंका की, 2019 के अंदर, लेकिन अब भी वो आर्थिक संकट से क्या निकला है, जिसके अंदर बाद में भारत सरकार ने भी उसकी बहुत सारी मदद की और एक पड़ोसी के रूप में तो बहुत ही अच्छी तरीके से मदद की। फिर वेनेजुएला, मुक्त सुविधाओं के रूप में लोक लुभावन नीतियों के ऋण माफी योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया था। इसके बाद सुधार में लंबा समय लग गया था। वेनेजुएला वहाँ पे भी क्या दे रहे थे, फ्री बीज की चीज़ें, मुफ्त की चीज़ें बांट रहे थे, दिन से क्या हो गया, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, भारी संकट आया, जिसके कारण अब क्या है, अब जाता निकला वेनेजुएला किससे, संकट से। अब क्या है निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है,
क्या है? निष्कर्ष अमर्त्य सेन, क्या है? ये क्या? अमृत अमर्त्य अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच के अनुसरण करते हुए सरकारों को अल्पकालिक मुक्त सुविधाओं के बजाय मानव कौशल को क्या देना चाहिए? बढ़ावा देने वाली दीर्घकालिक योजनाओं को क्या देना चाहिए? प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे बढ़ चढ़कर घोषणाएं करने की होड़ और वित्तीय संकट जैसे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने चेतावनी दी थी को रोका जा सकता है। इसमें क्या कहते हैं? कैपेबिलिटी अप्रोच अपनाओ कि अपने क्या हो, क्षमता के अंदर क्या करो, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। ऐसी क्या करो? अप्रोच रखो। ऐसी क्या रखो? सोच रखो जिसके अंदर मुक्त की चीजों को क्या करो? बहिष्कार करो। उनका क्या करो? बहिष्कार। उनको क्या करो? बंद करो। और क्या करो? आत्मनिर्भर बनो। जिसके अंदर क्या है? मानव कौशल को क्या दो? बढ़ावा दो। मानव श्रम से क्या करो? पूंजी कमाओ और उससे बाद में खर्च करो और फिर बाद के अंदर वो करो, जिससे बाजार क्या उसके रन उसके अच्छी तरीके से चीजें क्या हो सके? मैनेज हो सके। ये था इसके अंदर। समझ में आया? फ्रीबीज। अब कोई भी अगर लोभ लुभावनी वोटों के अंदर वो देता है तो अपन को सीधी सीधी बात समझना है कि इसके ऊपर देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आए समझ में? और समझाने की जरूरत है कहीं पे? पिलो समझ में आया? समझने की कोशिश कर, इसमें कोई बात नहीं, सीधी सी बातें हैं, बस वो तेरे को नॉर्मल आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती ना फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। आप मतलब ये क्या है? सीधी सी बात है। इसके अंदर अब बार कोई टर्म आएगी ऐसी कोई समझाने वाली तो फिर बाद ही अंदर उसमें प्रॉब्लम हो तो फिर ऐसे तो उसको समझाएं। राज्यों में पंचायतों को अंतरण या हस्ताक्षर, मतलब आज एक पॉलिटी का पढ़ा देता हूँ, एक उसका पढ़ा देता हूँ फिर एथिक्स का, कि एथिक्स के अंदर कैसी चीज़ें रिलेट होती हैं, बस ये बता दो। चला दे, कम चला देना, फुल मत चलाना इसको। एथिक्स के अंदर कहाँ पे? एथिक्स के पेज नंबर कितना है? 4 अप्रोच दिए गए। महबूबुल हक जो कि 109 पेज पे एथिक्स 140 पर है। 140 हैं? और भी नीचे 140 पर नीति शास्त्र। और भी 38 है सब आगो 38 40 पे मतलब हिंदी अलग, आपके इंग्लिश मीडियम 100 मतलब 132 तो पेज 109 पर हिंदी हो, इंग्लिश वालों को थोड़ा आसान हो जाता है लिखने में। नीति शास्त्र क्या है? एथिक्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता। ये कि नीति शास्त्र मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि नीति शास्त्र कैसे कैसी चीज़ों, कौन कौन से एग्जाम्पल देने होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से। अब ऐसे कोई जो चीज़ तुम्हें लिखा रखी है ना वो दोगे ना तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, उसके अंदर ये मेंशन करने होंगी ये चीज़ें। तब अगर कोई भी आंसर लिख रहे हो ना उसके अंदर 2-3 जो चीज़ होनी चाहिए वर्तमान करंट के अंदर जो चीज़ चल रही है ना उसको ऐड करना ही करना होगा। एथिक्स के अंदर तुम वैसे पढ़ोगे उससे क्या कोई मतलब नहीं है ना, नंबर नहीं मिलेंगे। आप उत्तर तो दे दोगे, लगभग पहुँच भी जाओगे, लेकिन अगर आपको नंबर लेने हैं तो आपको क्या देना होगा? करंट से क्या देना होगा? कितने ही चाहिए गांधी जी की कोटेशन। हाँ, अगर गांधी जी के आ रहे हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं तो गांधी जी के भी और वर्तमान के अंदर जो सीधे से क्या इंडिकेट करे कि हाँ इस बच्चे के क्या होती है चीज़ें समझ, ये क्या है लिख ही नहीं रहा, चीज़ों को समझ भी रहा है, इसके लिए ज़रूरी है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म ये क्या है? फ़ोनों के अंदर क्या आजकल अश्लील चीज़ें जो आ रही हैं उनके ऊपर एथिकल वैल्यूज़ कैसे डाउन होते हैं उससे संबंधित ये क्या है जो पूरा आर्टिकल है। देखो पर सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज़ गो टैलेंट, मैंने पढ़ा है इंडियाज़ गो टैलेंट, आप लेटेंट पढ़ाया क्या? हाँ, इंडियाज़ गोट लेटेंट पढ़ाया था ना। इको अर्थ का ही मुझे लेटेंट का मतलब ये तो उसका नाम है। लेटेंट का मतलब है छुपा हुआ। इंडिया का जो टैलेंट है ना, अच्छा वो छुपा हुआ। और उसका ये तो मतलब इसके किसका है? उसके शो का नाम है ना। अब वो कुछ भी रखे, अब उसका मीन्स वो कुछ भी निकाले। नामक यूट्यूब शो में अश्लील टिप्पणियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध किया कि वे ऑनलाइन दिखाए जाने वाले भेंट कंटेंट पर नियंत्रण के लिए एक संतुलित नियामक उपाय प्रस्तुत करें जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्री स्पीच पे क्या रहे, संतुलन बना रहे। ये हमने पढ़ा जब ये क्या आया था रणवीर इलाहाबाद वाला, क्या है ये मामला है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं वो अश्लील चीज़ें क्या दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर। इससे इसको नियमित करने के लिए
कि कौन सी चीज़ें तुम दिखा सकते हो और कौन सी चीज़ नहीं दिखा सकते। इसको नियमित करने के लिए क्या हो, अभिव्यक्ति की आर्टिकल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सी पर है, 19 के अंदर। तो क्या तुम्हें एब्सोल्यूट पावर है क्या उसके अंदर कुछ भी बोलने की, तो इससे संबंधित फ्री स्पेस पर क्या समझ सके, संतुलन बन सके। इसके साथ ही सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय ने OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे ऐसा कोई भी कंटेंट प्रशासित नहीं करेंगे जो कानून द्वारा प्रतिबंधित हो। मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म में सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार आयु आधारित, क्या आयु आधारित, अगर कोई भी क्या कर रहे हो तुम चीज़ें क्या कर रहे हो मीडिया के अंदर डाल रहे हो, तो किसके अंदर आचार, कौन सी आचार संहिता का प्रयोग करो, डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार आयु आधारित वर्गीकरण का सख्ती से पालन करने की परिपक्व कंटेंट के लिए आयु नियंत्रण एज गेटिंग की अनिवार्यता को लागू करने के निर्देश दिए गए कि तुम क्या करो, एज का क्राइटेरिया डिसाइड करो कि तुम बच्चों को क्या दिखा सकते हो, बड़े एडल्ट को क्या दिखा सकते हो, और उनके हिसाब से क्या करो, क्रिटिसाइज करो, क्राइटेरिया डिसाइड करो, किसका, एज का। कि ऐसा नहीं कि तुम छोटे बच्चों को भी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जो एडल्ट के लिए भी क्या हो, हार्मफुल हो। वो चीज़ें भी कौन देख रहे हैं, बच्चे। अगर बच्चे जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे तो उसके ऊपर क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन नेगेटिव इम्पैक्टों से क्या करने के लिए, लड़ने के लिए क्या बोला कि तुम किसका, अगर मीडिया पर कोई भी पोस्ट या कोई भी चीज़ें डाल रहे हो, अपना शो कर रहे हो, तो उसमें किसका आचार संहिता का प्रयोग करो। कौन सी आचार संहिता का, डिजिटल आचार मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार आयु क्या क्या होना चाहिए, वर्गीकरण का क्या करना, सख्ती से क्या करोगे, पालन करोगे, जिसके अंदर आयु की अनिवार्यता को लागू करने के निर्देश दिए गए कि आयु की क्या करो, अनिवार्यता को लागू ही करोगे। बच्चों के लिए जो चीज़ प्रतिबंध है वो चीज़ तुम नहीं डाल सकते, बड़ों के लिए जो चीज़ प्रतिबंध है वो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। सरल शब्दों में मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म से कहा कि 2021 के नियमों के अनुसार कंटेंट को उम्र के हिसाब से बांटे और बड़ों के लिए बनी सामग्री को देखने के लिए उम्र की पुष्टि करने का एक सिस्टम तैयार करें। ऐसा सिस्टम तैयार करो कि बच्चों के मोबाइल के अंदर वो कंटेंट आए नहीं, क्योंकि ID बनाते हैं तब क्या लेते हैं, ऐसा सिस्टम करो जिसके अंदर बच्चे अपने आयु भी बढ़ते हैं तो उनके हिसाब से क्या चल जाए, पता चल जाए, और उनके बच्चों वाले सोशल मीडिया पर क्या नहीं आए, वो कंटेंट नहीं आए। किसका कंटेंट नहीं आए, अश्लील जो कंटेंट है जो बड़ों के लिए क्या है ऐसा, तो ऐसे कंटेंट को क्या करो, प्रतिबंधित, और क्या करो, इसके अंदर आचार संहिता का प्रयोग करो। कौन सी, 2021 की मीडिया एथिक्स का क्या करो, प्रयोग करो। फिर अश्लीलता क्या है, अश्लील का मतलब ऐसी चीज़ों को देखने या सुनने से बहुत बुरी लगे या जिनका मकसद लोगों को यौन रूप से क्या करना हो, उत्तेजित करना हो। ऐसी चीज़ों को लोगों में गलत इच्छाएं या वासना पैदा कर सकती हैं। अश्लीलता क्या है, जिनको सुनने से क्या पड़ता हो, बुरा प्रभाव पड़ता हो, और क्या करते हो, उत्तेजित करते हो। यौन संबंधी जो क्या अश्लीलताओं से क्या करता हो, व्यक्ति को उत्तेजित करता हो। ऐसी कोई भी चीज़ होगी वो क्या होती है, अश्लील चीज़ होती है। क्या होती हैं, अश्लील चीज़ें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट स्ट्रीमिंग के प्रमुख हितधारक हैं, जो मतलब कंटेंट कौन कर रहा है, कोई क्रिएट कर रहा है, कोई भी और कलाकार है, तो वो किन किन चीज़ों का क्या रखे, रचनात्मक स्वतंत्रता और कलात्मक अभिव्यक्ति बनाए रखे, आय अर्जित करना और दर्शक बनाना। अगर कोई क्या है, मैं क्या है, अपन को पहले क्या किया, हमने K2D क्या किया, स्टार्ट किया, हम क्या है, क्रिएटर हैं, क्या करने, कोई भी कंटेंट क्या करें, क्रिएट करें, तो अपने को रचनात्मक स्वतंत्रता है, अपनी रचना दिखाने की क्या अपने को स्वतंत्र। तुम्हारे के अंदर कोई भी आइडियाज आते हैं या तुम क्या है, रचनात्मक गतिविधियाँ करते हो, वो क्या तुम्हें स्वतंत्रता है, उसे बनाए रखो और आय अर्जित करने और दर्शक बनाना है। तुम उससे पैसे कमा सकते हो और दर्शक बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म, यह सुनिश्चित करना कि उनका राजस्व मॉडल देश के कानूनों का पालन करता हो और अत्यधिक सेंसरशिप के बिना उपयोगकर्ताओं को हानिकारक कंटेंट से बचाता हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या करे, ऐसा राजस्व मॉडल देश के कानूनों का क्या करता हो, पालन करता हो। जो मीडिया एथिक्स के अंदर जो कानून बनाए रखे हुए हैं उसका क्या करता हो, पालन कर। तुम कोई भी वीडियो डाल रहे हो, किसके, यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हो, तो उसका पालन करनी चाहिए कि ये चीज़ अच्छी है कि या नहीं है। अगर ये सभी दिशा निर्देशों के क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो उसको क्या करो, आप गौन करो, चलाओ। राजस्व हानि से बचने के लिए विज्ञापन दाताओं का विश्वास बनाए रखना, क्योंकि यदि प्लेटफॉर्म संदिग्ध कंटेंट से जुड़ा हुआ है तो उसे ब्रांड पीछे हट सकते हैं। अगर कोई भी क्या है,
संदिग्ध के कंटेंट है तो उसे क्या करें, ब्रांड उसके अंदर सम्मिलित नहीं हो, क्या हो जाए, पीछे हो जाए, उसको क्या नहीं दें, बढ़ावा नहीं दें। फिर सरकार एवं नियामक निकाय कानूनों को परिभाषित और लागू करना, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को सार्वजनिक नैतिकता के साथ संतुलन। कानून सरकार का क्या होगा, सरकार का क्या काम है कि कानूनों को क्या करें, परिभाषित करें अच्छी तरीके से, और क्या करें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर नैतिकता के साथ कैसे संतुलन है, कि सार्वजनिक पब्लिक डोमेन के अंदर तुम किस हिसाब से चीज़ों को बोले जो एथिकल चीज़ों को क्या नहीं करे, वोलेट ना करें, क्या नहीं करें, वोलेट नहीं करें। कौन नहीं करे, जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर तुम ऐसी कोई बकवास गाली उड़ी या कोई भी ऐसा मत करो जो एथिकल वैल्यू को क्या करती हो, प्रभाव ऐसी नहीं करें। समाज का क्या है, न्यूनतम प्रतिबंध के साथ वांछित कंटेंट तक पहुंच, विशेष रूप से बच्चों को अनुचित अश्लील कंटेंट से समाज की क्या है, जो समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अश्लील कंटेंट से बचाने से क्या करे, रोके। अपनी पसंद के अनुसार कंटेंट चुनने की स्वतंत्रता को बनाए रखना, कि इसको समाज की ऐसा भी नहीं कि किसी व्यक्ति को पूर्णतः तरीके से क्या कर दिया जाए कंटेंट से, क्या है, अपनी पसंद के अनुसार कंटेंट तो लो, लेकिन ऐसा मत लो जिसके अंदर क्या हो, बच्चों को अश्लील चीज़ें, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण। अनियंत्रित अश्लील कंटेंट की अनुमति देने से समाज का नैतिक चरित्र क्या होता है, कमजोर होता है, तथा अनादर और नैतिक पतन को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का क्या करना है, संरक्षण है। अगर अश्लील कंटेंट क्या आएंगे, समाज के अंदर आएंगे तो क्या होगा, नैतिकता का पतन होगा, एथिकल वैल्यू डिक्रीज होंगी, क्या होंगी, एथिकल वैल्यू डिक्रीज होंगी, और अनादर का भाव, कोई किसी का क्या नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा। ये बात अच्छी है क्या, ऐसा लगता है कैसे? उदाहरण के लिए 2021 की बुल्लीबाई ऐप की घटना में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की तस्वीरों की ऑनलाइन नीलामी की गई। इस घटना को दिखाया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग महिलाओं को अपमानित करने के लिए किया जाता है, जिसे सख्त नियमन की आवश्यकता उजागर हुई। क्या है, 2021 के अंदर एक बुल्लीबाई ऐप क्या है, ऐसी घटना है जिसके अंदर महिलाओं, जो क्या है, कौन सी महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं, उनको क्या है, अश्लील फोटो क्या है उस ऐप के अंदर दिखाई गई और उनकी क्या की गई, नीलामी की गई। जो फोटो थी उसका क्या किया, बेचा गया उनको। तो ये क्या है, ऐसी चीज़ें, ये क्या है, किसी राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 और 19 का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, नीलामी कर रहे हैं किसकी, फोटो की, बिना किसी परमिशन के, ऐसी अल्पसंख्यक महिलाओं के। तो ये क्या है, ओवलेशन कर रहा है किसका। अब जैसे नैतिकता का क्या है, ये पतन है, तुम किसी के मतलब शरीर की फोटो को कहाँ पे बेच रहे हो, अच्छा लगता है कैसे, तो क्या करे, सीधी सी इसको नियमन करने की क्या है, आवश्यकता, जरूरत है। फिर मानव गरिमा की क्या करो, रक्षा करो। अरे मानव की कुछ गरिमा है। कांट का मानना था कि मनुष्य को कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लोगों को कामुक रुचि की वस्तु तक सीमित कर देने वाली कंटेंट गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता को मूल सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। अरे कांट ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को क्या, इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट से पहले ये आओ, है ना। कांट ने क्या कहा, अरे मनुष्य को क्या मत मानो, साधन मत मानो, कि उसको उपयोग कर दिया और फेंक दिया, ऐसा क्या मत मानो, साधन मत मानो, क्या मत मानो, साधन मत मानो, ठीक है। चलो, अश्लीलता के सामान्यीकरण के से बचना, अश्लीलता के सामान्यीकरण से बचना। जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत सुझाव देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समाज को हानि नहीं होनी चाहिए। कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल। वो बोलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के पास है तो समाज को उससे हानि नहीं हो। ऐसे कुछ भी नहीं बोलोगे जिससे समाज का क्या रहो, पतन हो रहा हो, उसके ऊपर क्या पड़ रहा हो, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो। लगातार अश्लील कंटेंट को देखने पर व्यक्ति असंवेदनशील हो सकता है, सहानुभूति खत्म हो सकती है और हानिकारक रूढ़िवादिता को क्या हो सकता है, बढ़ावा मिल सकता है। अगर लगातार अश्लील कंटेंट देखा तो कब तक वो सहन कर सकता है, किसको बढ़ावा देगी, असहनशीलता को बढ़ावा देगी और सहानुभूति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये कि इसको रूढ़िवाद। अब प्लेटफॉर्म की नैतिक जिम्मेदारी क्या है, उपयोगिता
वाद का दर्शन कहता है कि कोई भी कार्य समाज में अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म को नैतिक रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका कंटेंट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखे। इसमें एक सुरक्षित डिजिटल प्रेस को क्या मिले, बढ़ावा मिले। क्या बोल रहे हैं ये कि प्लेटफॉर्म में नैतिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसके अंदर जिसके अंदर क्या हो, नैतिक पतन नहीं हो, लोगों को क्या हो, अधिक से अधिक क्या हो, सुख मिले या मतलब उपयोग कर पाए चीज़ों का। ऐसा नहीं अश्लील कंटेंट की वजह से नैतिक पतन हो रहा हो समाज का अंदर, ऐसा कुछ नहीं करो। फिर संवैधानिक नैतिकता को कायम रखना। संवैधानिक नैतिकता सामाजिक न्याय और समानता जैसे आधारभूत मूल्यों की रक्षा करती है तथा ये सुनिश्चित करने की डिजिटल सिद्धांतों के अनुरूप हो। संवैधानिक नैतिकता क्या कहती है, संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, जो संविधान के अंदर चीज मेंशन है वो क्या है, संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता सामाजिक न्याय और समानता जैसे आधारभूत मूल्यों की क्या करती है, रक्षा करती है। जैसे अनुच्छेद 19(2) प्रावधान करता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसे अधिकारों पर लोक व्यवस्था, सदाचार व शालीनता, नैतिकता, अपराध के लिए उकसाने सहित विभिन्न आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किसके ऊपर, कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किसके ऊपर, आपके ऊपर क्या नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि आपको कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। ये क्या है, संवैधानिक नैतिकता। अश्लील डिजिटल कंटेंट को विनियमित करने के लिए नैतिक मुद्दे। फिर क्या, स्पष्टता और व्यक्तिपरकता। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सदाचार और नैतिकता समय और क्षेत्रों के अनुसार क्या रहती है, बदलते रहते। देश काल परिस्थिति के अनुसार नैतिकता के क्या वो क्या बदल सकते हैं, मतलब चीज़ें भी बदल जाती है, मापन का स्तर भी बदल जाता है। किसके अनुसार, देश काल समय, ऐसा ही बोल रहा है ये। और हालांकि इंडियाज़ गोट लेटेंट में इस्तेमाल की गई भाषा अनुचित थी, लेकिन ये अपराध की कानूनी परिभाषा को पूरा नहीं कर सकती क्योंकि इस तरह की भाषा समाज में रोज़मर्रा की बातचीत में आम है। इंडियाज़ गोट लेटेंट ने जो बात की, जैसे कमेंट की, वो उचित तो नहीं है, एथिकल तो नहीं है, लेकिन उसको प्रतिबंध मतलब नैतिकता का तो क्या है, पतंत है, लेकिन अपराध क्या हो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपन ऐसी गालियों क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति को क्या है, मतलब अपराध की श्रेणी में नहीं देखना चाहिए। हाँ, उसने क्या किया, मॉरलिटी को क्या किया, डाउन किया। सेंसरशिप बनाम उचित प्रतिबंध। हालांकि कानून नैतिकता की रक्षा करते हुए लेकिन अत्यधिक विनियमित रचनात्मक को प्रभावित कर सकता है। ऐसा है कि कानून क्या करते हैं, नैतिकता की रक्षा तो करते हैं, लेकिन तुम अत्यधिक क्या कर दोगे, कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन कर दोगे, ज़्यादा कानून ठोक दोगे ऊपर, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इतने कानून है, अब वो पहले कानूनों के बारे में सोचे कि अपना स्वतंत्र चिंतन करे। अगर ज़्यादा कानून होंगे तो उसकी रचनात्मकता क्या होगी, कम होगी। ऐसा ही बात कर रहे हैं। चूँकि अश्लीलता व्यक्तिपरक और निरंतर परिवर्तनीय, इसलिए अत्यधिक प्रतिबंध मीडिया को विविध दृष्टिकोण से सीमित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2024 में सूचना और प्रशासन मंत्रालय ने अश्लील और अभद्र कंटेंट करार देते हुए 18 OTT प्लेटफॉर्म पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इसे मनमाना माना गया और कुछ ऐसे रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो गए, बाधित हो गए। अब इसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए कि तुम क्या कर दो, किसी को भी प्रतिबंधित कर दो। 18 OTT प्लेटफॉर्म को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जो वो रचनात्मक ला सकते थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ला रहे थे, उनकी क्या होगी, समाप्त हो गया। आर्टिकल 19 का क्या हो गया, अबॉलिश हो गया उनका। लेकिन इतने भी कानून नहीं बना सकते। फिर है बदलते सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। अश्लीलता एक क्या है, सांस्कृतिक अवधारणा है जो समय के साथ बदलती रहती है कि समय के अनुसार कौन सी चीज़ों को अश्लील समझा जाएगा और कौन सी चीज़ों को अश्लील नहीं समझा जाएगा। इसके पैमाने क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। किसके अनुसार, समय के अनुसार। खजुराहो और कोणार्क के प्राचीन मंदिरों में कामुक मूर्तियाँ उत्कीर्णित हैं, लेकिन अगर वर्तमान इस तरह की मूर्तियाँ लगाने और उकेरने का प्रयास किया जाए तो सेंसरशिप का सामना करना पड़ सकता है। जो कोणार्क और उनके अंदर मूर्ति लगी हुई वो क्या है, उनके अंदर उनकी नग्न अवस्था के अंदर क्या है, वो है जो मूर्ति हैं। लेकिन आज ऐसी कोई मूर्तियों को कोई लगाए तो उसके ऊपर क्या लग सकता है, सेंसरशिप लगा सकते हैं। तो
पहले उस आधार पर उन चीज़ों को अश्लील नहीं देखा जाता था, लेकिन आजकल इन चीज़ों के आधार पर अश्लील है। आपके पास अगर तुम कोई बात बोल रहे हो उसका एविडेंस होता है तो क्या हो जाती है, बात आपकी ठोस हो जाती है। आप ऐसे बोलो कि समय काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषा के अंदर चेंजमेंट होता रहता है। अब ये बात बोल दी, आपके पास क्या हो, प्रूफ भी हो कि कोणार्क के और इनके मंदिर थे, उनके अंदर पहले क्या थे, नग्न अवस्था के अंदर क्या मूर्तियाँ लगाई सकते, लेकिन आज हम नहीं लगा सकते। उसके सेंसरशिप अपनी बात क्या होगी, ठोस होगी और सिद्ध हो गए, मजबूत पक्ष के अंदर होंगे, खड़े होके हम खड़े हो गए। अब फिर सत्ता की ऐसा ही क्या करना है, एथिक्स के अंदर जो तुम याद करोगे वो कुछ नहीं है। एथिक्स तो सारी क्या आएगी, बाहर से आएगी। एथिक्स जो सर पर डाले वो तुम्हें बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। वो एक आपका आधारभूत ढांचा तैयार करेगी। जो भी आंसर लिखना है वो आपको बाहर से लिखना है, जो करंट के अंदर क्या चल रहा है। जितना करंट को मेंशन करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपको फायदा होगा। जैसे करंट को बात करोगे, मेंशन करोगे, अगले ऊपर सीधा प्रभाव जाएगा कि बच्चा क्या है, समझदार है, चीज़ों को रट ही नहीं रहा, समझ भी रहा है, समाज के इम्पैक्ट को भी बता रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी बता रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बता रहा है, संतुलन करने का, बैलेंस करने के मार्ग भी बता रहा है, और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ये मार्ग भी बता रहा है। ये सारी चीज़ें कौन बताएगा आपको, अपन करंट से अपडेट रहेंगे और सारी चीज़ें अपन देखते रहेंगे ये मैगजीन के आधार पर। सुन रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैगजीन। और सत्ता की गतिशीलता, प्रश्न उठता है कि यह तय करने का अधिकार किसे होगा कि कौन सा कंटेंट स्वीकार्य है, सेंसरशिप का दुरुपयोग, हास्य पर है, मौजूद समुदाय के खिलाफ किया जाए। अब क्या सत्ता की कहते हैं, यह कौन डिसाइड करेगा ये क्या चीज़ अश्लील है, यह चीज़ क्या है गलत है, ये डिसाइड कौन करेगा। इनसे संबंधित ये भी क्या है मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए सरकार को। यह पूरी तरीके से उसी प्रकार के केशवानंद भारती की तरह के वाद की तरह वो भी ऐसा ही गोला है कि कौन से उसने क्या किया, आधारभूत ढांचे को क्या दे दिया, गोला फेंक दिया। यहाँ पे इसने अश्लीलता क्या फेंक दिया, गोला फेंक दिया। अब ये अश्लील कौन सी, ये पूरी तरीके से क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। आधारभूत ढांचा भी क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। ऐसा ही क्या अश्लीलता को मतलब कौन कौन सी चीज़ अश्लीलता आती है, इनके भी ऊपर एक क्या बने पूरी प्लानिंग, और फिर बाद में अंदर ऐसी चीज़ें जो क्या दिशा निर्देश दिए जाए कि ये चीज़ें क्या हैं, और फिर बाद में अपने को क्या मोरल ड्यूटी भी है क्या हम समझे कि कौन कौन सी चीज़ें समाज के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। फिर एजेंसी और संरक्षकवाद, कंटेंट के उपयोगकर्ताओं को हानिकारक कंटेंट से बचाना है और अपना कंटेंट चुनने की उनकी स्वायत्तता का क्या सम्मान करने के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अब आप पूर्ण कर रहे हैं किसी कंटेंट का, जैसे कोऑपरेशन एकेडमी ने क्या किया, वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर बाद के अंदर क्या किया, उसको प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। अब जो कंटेंट का क्या कर रहा है, उपयोग करता है, वो भी क्या करे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज़ें देखे और अपने हिसाब से क्या करे, हानिकारक कंटेंट से क्या करे बचने। अगर हम कोऑपरेशन एकेडमी में अश्लील बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो क्या करे, उसकी नैतिक जिम्मेदारी हो कि अपने कंटेंट से क्या हो जाए, वो दूर हो जाए, क्या हो जाए, दूर हो जाए। अगर अच्छी बातें हैं तो अपने कंटेंट को क्या करे, स्वीकार करे। ये किसकी जिम्मेदारी होगी, उपयोगकर्ता की। ऐसा नहीं है कि तुम सारी चीज़ें किस पे थोप रहे हो, कि बनाने वाले पे थोप रहे हो। अरे बनाने वाले तुम ज़्यादा गुनहगार तो तुम देखने वाले हो, बनाने वाले तो बना दिया, लेकिन तुम देख तो तुम रहे हो, तुम्हारे अंदर है कमी तो आप दे रहे हो। हाँ, अगर तुम देखोगे नहीं तो वो बनाना ही छोड़ देगा, लेकिन तुम देख देख के क्या कर रहे हो, उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। तो जिम्मेदारी एक की नहीं है, क्या है, सबकी है। फिर अश्लीलता का विनियमन बनाम कलात्मक स्वतंत्रता, एक तो क्या कर लो, क्या कर लो, अश्लीलता का क्या कर लो, रेगुलेट कर लो, या फिर कलात्मक स्वतंत्रता को क्या दे दो। दोनों के अंदर क्या है, विरोधाभास है। तुम ज़्यादा विनियमन करोगे तो फिर रचनात्मक क्रिएटिविटी क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी। तो सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के लिए सेंसरशिप और कलाकारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को बीच संघर्ष बना रहता है। वो बेचारे सोचते हैं कि ये कौन सी चीज़ अश्लील चीज़ें के अंदर नहीं आ जाए, फिर वो क्रिएटिव चीज़ जैसे सोच पा रहे हैं, तो उस प्रकार से थोड़ा कम डायमेंशन से क्या करना होता है, उनको सोचना पड़ता है। उदाहरण के लिए मुकबुल फिदा हुसैन बनाम राजकुमार पांडे मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल नग्नता मात्र से कोई कंटेंट अश्लील नहीं हो जाता। इससे स्पष्ट हुआ कि कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक मानकों के बीच नैतिक दुविधा बनी रहती है। किन के बीच, उसने क्या बोला, मकबूल फिदा हुसैन बनाम राजकुमार पांडे मामले में न्यायालय ने कहा कि कोई चीज़ क्या है, कोई चीज़ नग्नता के साथ कोई चीज़ खड़ी है, वो क्या नहीं होती, अश्लील चीज़ नहीं होती। उसके अंदर देखो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ और भी है, उसके आधार पर नग्नता होना कोई अश्लीलता का क्या नहीं है, प्रतीक नहीं है, प्रमाण नहीं है। फिर अश्लील
वाले कंटेंट पर प्रतिबंध से संबंध में कानून और नैतिकता के बीच संघर्ष। भारतीय न्याय शास्त्र में अश्लीलता पर कानून प्रतिबंध और बदलते नैतिक मानकों के बीच संघर्ष एक जटिल चुनौती के रूप में उभरा है। यह संघर्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुआ है कि आजकल न्याय शास्त्र में अश्लीलता और कानून प्रदों के बीच क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। स्पष्ट परिभाषा के बिना कानूनी ढांचा। भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय संहिता के IT अधिनियम 2000 की धारा 67 दोनों को अश्लील कंटेंट पर क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। अब इसके अंदर पूरे के अंदर अपन को यह याद करने की आवश्यकता है। और चीज़ें तो क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, लेकिन ये तो क्या करना है, धीरे धीरे अपन को याद करने होंगे। अगर किसी को अश्लील कंटेंट है उसके अगर प्रतिबंध लगाते हैं तो किसका, BNS के कौन से एक्ट का प्रयोग करते हैं, IT के अधिनियम 2000 की धारा 67 के दोनों अश्लील और सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के द्वारा गाली गलौच, सेक्स, नग्नता, मादक द्रव्य से सेवन और हिंसा जैसे स्पष्ट कंटेंट दिखाने वाली फिल्मों और शो के लिए आयु आधारित रेटिंग देने का क्या किया जाए, प्रावधान। अब क्या मिलेंगे, आयु के आधार पर ही उनको क्या मिलेगी, रेटिंग मिलेगी। अगर इनमें ये सारी चीज़ें तो उनकी रेटिंग को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे चीज़ का क्या नहीं हो। और फिर आयु का क्या हो जाता है, क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है इसके अंदर कि कौन कौन सी चीज़ गाली गलौच ये नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। सुन में आया, कौन सा है, डिजिटल मीडिया आचार संहिता कब, 2021 के नियम, किसके, 21 के। वो वो क्या करते हैं, फिल्मों के अंदर ये क्या लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, उनकी रेटिंग के आधार पर कटौती कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, केबल टीवी अधिनियम 1999 और महिलाओं को एसिस्ट चित्रण अधिनियम 1986 जैसे कानून भी अश्लीलता को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। हालांकि आपराधिक कानून या संविधान में अश्लीलता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, इसके व्यक्तिपरक व्याख्या और असंगत प्रवर्तन की गुंजाइश बनी रहती है। क्या व्यक्ति के हिसाब से क्या की जाती है, इसकी व्याख्या की, कौन व्यक्ति कितना अश्लील चीज़ों कहाँ तक चीज़ों को अश्लील मानता है। कोई तो सीधी चिन्नी सी बात को क्या मान सकता है, अश्लील मान, कोई एक नैतिकता का पूरा ही पतन हो गया तब तक भी क्या नहीं मान रहा, ये क्या है, व्यक्तिपरक ऐसी चीज़ें। विकसित होती न्यायिक व्याख्या। अश्लीलता की न्यायिक समझ समय के साथ क्या हो रही है, विकसित हो रही है। जैसे रंजीत D उदेश बनाम महाराष्ट्र राज्य 1964 के अंदर वाद आया, सुप्रीम कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट लागू किया। इसके अनुसार भ्रष्ट करने और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति वाली किसी भी कंटेंट को अश्लील माना जाता है। कोई क्या हो, भ्रष्ट हो, और क्या हो, भ्रष्ट करने की क्या रखता हो, कोई भी कंटेंट प्रवृत्ति रखो तो क्या होगा, वो अश्लील होगा। और थोड़ा सा ये निष्कर्ष आ गया, समझ नहीं आएगा। 10 को बाद आवेग सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2014 न्यायालय ने सामुदायिक मानक प्रशिक्षण की ओर रुख किया। इसमें प्रचलित सामाजिक और नैतिक मापदंडों के आधार पर अश्लीलता का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि सामुदायिक मानकों को परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण बना है, और क्योंकि निरंतर विकसित होते रहते अलग अलग 10 क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम पटेल ने कहा कि केवल अपवित्र भाषा, प्रोफेंस लैंग्वेज अश्लीलता नहीं होती, जिससे स्पष्ट होता है कि कानून की व्याख्या कितनी व्यक्तिपरक है। उसने क्या कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश था गौतम पटेल, उसने कहा कि कोई अपवित्र भाषा, कोई गाली गलौच को कोई अश्लीलता के अंदर नहीं ले सकते। इससे सीधा स्पष्ट होता है कि अब तो इलाहाबादिया क्या रणवीर इलाहाबादिया का केस आया जिसके अंदर उसने गाली निकाली, तब तो उसके ऊपर सारे क्या हो गए, टूट पड़े। क्या बोल रहे हैं कि तूने ऐसे क्या किया, अरे ये क्या बॉम्बे जो ये गौतम पटेल क्या बोला कि भाषा अपवित्र भाषा क्या नहीं हो सकती, अश्लीलता नहीं। ये क्या बता रहे हैं, अलग अलग क्या है, ये व्यक्तिपरक है इनकी परिभाषा कि अश्लीलता की कौन कितने अश्लीलता को मानता है और कौन नहीं मानता है। समझ में आ रहा है क्या, समझ नहीं आएगा। इन सभी बातों के अलावा एक ही अपराध के लिए कई FIR दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति को उत्पीड़न के रूप में आलोचना झेलनी पड़ती है। देखो, इस सभी बातों के अलावा एक ही अपराध के लिए कई FIR करने की बढ़ती प्रवृत्ति उत्पीड़न के रूप में आलोचना झेलनी पड़ती है। अब रणवीर इलाहाबादिया ने क्या किया, वो कंटेनर उसके ऊपर FIR हो गई पूरे भारत के अंदर। अरे एक ही अपराध के लिए एक FIR कर लो, क्यों उसके मानसिक संतुलन को खराब कर रहे हो। पूरे भारत के अंदर क्या कर दिया, उसके ऊपर केस कर दिया, हर न्यायालय के अंदर वो क्या कर जा रहे, वो मतलब वो अपने उसके लिए जा रहे।
तो ये क्या हो, ये तो उसके ऊपर उत्पीड़न हो गया। अपराध तो उसने एक किया है, आर्टिकल 20 क्या क्या बोलते हैं, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। चलो सजा की तो कोई बात नहीं, तुम इतने केस भी क्यों कर रहे हो? अगर एक बार सजा हो गई तो क्या हो गया, ठीक है, उसके आधार पर चुन लेगी, मतलब सरकार निपट लेगी। लेकिन तुम पूरे भारत के, जैसे ये बात हुई सब ने क्या कर दिया, अपने अपने जगह केस करवा दिए, तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि यह आरोपी के खिलाफ अनुचित पूर्वाग्रह पैदा करता है और उनके निष्पक्ष बचाव के अधिकार को क्या करता है, कमजोर करता है। वही लोक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट को आलोचना या बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अत्यधिक कानूनी कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण का क्या कर सकती है, खतरा उत्पन्न कर सकती है। क्या बोला रणवीर इलाहाबादी के माध्यम से, अगर क्या करें, ज़्यादा क्या नहीं कर सकते, कानूनी प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अगर ज़्यादा कानूनी प्रतिबंध लगाओगे तो क्या होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो सकती है, सीमित हो सकती है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। सेंसरशिप किसी समाज की स्वयं पर विश्वास की कमी को दर्शाता है, ये एक सत्तावादी शासन की पहचान है। देखो, सेंसरशिप किसी समाज की स्वयं पर विश्वास की कमी को क्या दर्शाता है, ये एक सत्तावादी शासन की पहचान है। पोस्टर है स्टुअर्ट यूएस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन्होंने एकदम अच्छी बात बोली कि सेंसरशिप क्या है, आपकी कमी को दर्शा रही, समाज के अंदर कमी। सेंसरशिप क्यों लगाना पड़ रहा है, कुछ तो कमी है तुम्हारे अंदर, जो क्या करना पड़ रहा है, तुम्हें रेगुलेट करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, रेगुलेट करना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे अंदर कमी नहीं होती तो आपको सेंसरशिप लगाने की क्या आवश्यकता थी, नैतिकता का क्या करते तुम, पालन करते। तो सेंसरशिप किसी समाज की क्या है, स्वयं पर विश्वास की क्या है, कमी को दर्शाती है। एक सत्तावादी शासन की क्या है, पहचान है। कौन सी शासन की व्यवस्था है, पहचान है, सत्तावादी। आगे की राह, अब क्या क्या चीज़ें, अब क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए, न्याय एवं वस्तुनिष्ठता, जस्टिस एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब क्या इसके अंदर न्याय एवं वस्तुनिष्ठता है, इसके अंदर भारत की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट एवं सुसंगत दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए, जिससे पक्षपात या न्यायिक निर्णयों में व्यक्तिनिष्ठता, व्यक्तिपरकता को क्या किया जाए, रोका जाए। भारत की सांस्कृतिक विविधता को क्या रखें, ध्यान में रखें। कोई भी चीज़ ऐसी को दिशा निर्देश तैयार करें तो क्या करें, भारत की कल्चर को भी क्या रखें, ध्यान में रखते हैं। और उनमें निर्णय के अंदर व्यक्तिनिष्ठता, व्यक्ति की भी निष्ठा को क्या करें, ध्यान में रखें कि किसी व्यक्ति की भी निष्ठा होती है किसी कानून के अंदर, उनका भी क्या करें, सम्मान करें। और व्यक्तिपरकता को भी क्या किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए कि व्यक्ति के हिसाब से क्या नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें अधिकतम लोगों को क्या होना चाहिए, अधिकतम सुख। एक इसकी अवधारणा है उपयोगितावाद की, जवाबदेही एवं जिम्मेदारी। ओटीटी, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं टॉप टू बॉटम, इसमें क्या है, कंटेंट क्या होना चाहिए, जवाबदेही बनाओ, जिम्मेदार बनाओ उनको। अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या कराए, प्रयोग कराए, तो वो क्या है, अपनी जवाबदारी लेके और क्या करे, जिम्मेदारी को समझे। ओटीटी कंटेंट डिजिटल समाचार और उभरती तकनीकों को विनियमित करने के लिए एक क्या है, ब्रॉडकास्टिंग विधेयक लाया जाना चाहिए, जिससे नैतिकता और सामाजिक रूप से उत्तरदायी मीडिया को क्या कर सके, सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या लाओ, एक ब्रॉडकास्टिंग विधेयक लाओ जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर नैतिक और सामाजिक रूप से उत्तरदायी मीडिया को क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके, उनको जवाबदेही बना सकते, उनको जिम्मेदार, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बना सके। किनको, मीडिया को और इन सभी को। नैतिक कंटेंट क्रिएशन को क्या देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जो कैसा कंटेंट है, एथिकल कंटेंट है, उसको क्या दो, एनहांस दो, उसको क्या करो, बढ़ावा दो, उसको क्या दो, प्रमोट करो। सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्व विनियमन और ऐसी नैतिक को बढ़ावा देना चाहिए जो सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक सम्मान से क्या हो, प्रतिबिंब करती हो। किनको बढ़ावा दो, प्रतिबिंबित, हाँ। नैतिक कंटेंट और क्रिएशन को क्या दो, जो क्या है, एथिकल क्या हो, अरे कोई भी वीडियो आ रहा है जो क्या है, एथिकल है, उनको क्या दो, बढ़ावा दो। ऐसा नहीं उनको डिसलाइक करो, उनको क्या करो, लाइक करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। किसको, एथिकल कमेंट क्या, कंटेंट को। फिर सशक्तिकरण एवं सूचित विकल्प, युवाओं को मीडिया एथिक्स, जिम्मेदार कंटेंट व्यवहार और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजिटल साक्षरता का कार्यक्रम लागू करना चाहिए। क्या सशक्तिकरण हो सके किसके अंदर, इसके अंदर क्या करो, डिजिटल साक्षरता ले रहा हो। डिजिटल जो भी चीज़ें प्लेटफॉर्म है उनका कैसा उपयोग करना चाहिए, कौन सा क्या क्रिएट करें, ये सारी चीज़, ये चीज़ें उनके अंदर साक्षरता लाओ, लिटरेसी लेके आओ। कौन सी, आपको डिजिटल लिटरेसी लेके आओ। किसके अंदर, इसके अंदर कि कंटेंट हम। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या निकलता है निष्कर्ष,
अश्लीलता अत्यधिक व्यक्तिपरक है। क्या क्या बात? अश्लीलता क्या व्यक्तिपरक है? क्या आदमी प्रक हाँ। और अश्लीलता कहीं जियो हर आदमी का नजरिया सो अलग अलग, अश्लीलता हाँ। अलग अलग। 1000 बार को 10 बार बताया मैंने व्यक्तिपरक है, बोलते हैं व्यक्ति को परखना। हाँ जो खुद की नज़र अलग अलग नज़र से सुनने देखो। हाँ। जो सांस्कृतिक और समय के अनुसार क्या रहती है? बदलती रहती है। समय के अनुसार क्या रहती है? बदलती रहती है। कौन से उन्होंने दिए? कोणार्क का मंदिर का क्या दिया? उदाहरण दिया। पहले क्या नग्नता के आधार पर क्या था? चित्र कोई मूर्तियाँ दिक्कत बनाई नहीं जाती थी। थी। लेकिन अब नग्नता के आधार पर मूर्तियां बना सकते हैं क्या? नहीं। अगर बनाएंगे तो सेंसरशिप का क्या करना होगा? प्रयोग। ये बोल रहा है कि जो सांस्कृतिक और समय के अनुसार क्या रहती है? बदलती रहती है। इसलिए एक जिम्मेदार डिजिटल मीडिया स्पेस बनाने के लिए कानूनी क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए, स्वयं नियमन, लोक जागरूकता और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। न्याय, गरिमा, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे नैतिक मूल्यों को कायम रखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच क्या होना चाहिए? संतुलन बना रहना चाहिए। क्या होना रहना चाहिए? संतुलन। एक आर्टिकल उसका बता दूं क्या? ये पूरा नहीं हुआ क्या अभी? एक और है तो 4 लाइन और है। अपनी नैतिक अभिक्षमता का क्या करना चाहिए? परीक्षण करना चाहिए कि अपनी अभिक्षमता कौन सी है नैतिक। डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ती अश्लीलता और अशब्दों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वे ऑनलाइन कंटेंट को गंदी भाषा, अश्लीलता पर अंकुश लगाने के उपाय का प्रस्ताव करें। यह भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नैतिक मानकों के बीच संतुलन बनाने की क्या आवश्यकता क्या करता है? रेखांकित करता है। जरूरत को क्या करता है? रेखांकित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक समाज देश को जब कोई बात आपत्तिजनक और अश्लील लगती है तो वह दूसरे के लिए दैनिक चर्चा का हिस्सा हो सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता बढ़ने में कौन से नैतिक मुद्दे होते हैं? क्या बोला? एक समाज देश का जवाब कोई बात आपत्तिजनक है, किसी को तो कोई बात, ये मैं कोई एक बात बोलूँ, इसको तो लगे आपत्तिजनक, इसको लगे कि आम बात है, उसको बोले कि वाह क्या ही बात बोली है तूने है ना? तो ये क्या हो सकते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता बढ़े कौन कौन से नैतिक मुद्दा? इसके ऊपर क्या लिखना है आपको? एक क्वेश्चन लिखना है। सरकारें कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि सार्वजनिक सदाचार बनाए रखने हेतु अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की जाए, रक्षा की जाए, रचनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति को बाधित किए बिना अश्लील कंटेंट को क्या किया सीमित करने के लिए क्या दिशा निर्देश प्राप्त है? सरकार बोल रही है। अब एक क्वेश्चन क्या है? सरकार को कैसे सुनिश्चित करे सार्वजनिक सदाचार, कि सार्वजनिक सदाचार बनाए रखने के लिए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा कैसे करें? अगर ज़्यादा नियम बढ़ाते तो रचनात्मक कलात्मकता का क्या होता है? हनन होता है, जिसके कारण अब ये क्या है? डिबेट है। इसके अंदर आप क्या एक संतुलन क्या दो? आंसर दो। फिर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट को विनियमित करने में क्या भूमिका? डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंटेंट को विनियमित करने में क्या भूमिका निभानी चाहिए और वे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को, तो जो भी डिजिटल मीडिया क्या है प्लेटफॉर्म है वो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उसको कहाँ तक बनाए रखते हैं और मतलब अपनी भूमिका समाज को बदलने में क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। 3 क्वेश्चन है। समझ में आई ये क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू, गुड लक।